हेलो एवरीवन, मैं अनुशिका सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग सिटीज़नशिप के इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस समझेंगे। पर इससे पहले हम डिस्कशन को शुरू करें। आपसे मेरे दो क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, वो भी कहाँ? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि किसी भी देश की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? नहीं पता? मैं बताती हूँ। वो होती है उस कंट्री की पॉपुलेशन, उसका मैन पावर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी लोगों की बात हुई है, जब भी कभी पॉपुलेशन की बात हुई है, तो 3 टर्म्स का यूज़ किया गया है। सबसे पहला है ऑल पर्सन, दूसरा सिटीजन और तीसरा है हमारा माइनॉरिटीज़। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जो इक्वालिटी आर्टिकल 14 में से जो बेसिक्स राइट हैं उन सभी को मिले हैं, यानी कि ऑल पर्सन्स को मिले हैं। पर राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 जैसे जो राइट है वो सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं, वो भी इंडियन सिटीजन्स को। और जो आर्टिकल 29 जैसे स्पेसिफिक राइट है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ को मिले हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया कैसे बना। आप कहेंगे कि ब्रिटिश इंडिया था, और ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन होने के दो देश बने, पाकिस्तान और इंडिया। इसी पार्टीशन का नतीजा था कि दोनों देश में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने माइग्रेशन किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सवाल मैंने क्यों पूछा, क्योंकि इन दो सवालों के जवाब से ही पता चलता है कि जो सिटीजनशिप है, जो उसका इशू है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कि सिटीजनशिप जो इशू इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि ये डिसाइड करना कि इंडिया की टेरिटरी क्या होगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो ये डिसाइड करना था कि इंडिया के सिटीज़न कौन होंगे, कौन कौन क्वालिफाई करेंगे इंडियन सिटीज़नशिप के लिए। अब ये डिसाइड करना इतना ज़रूरी क्यों था? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे राइट्स और प्रिविलेज हैं जो केवल इंडियन सिटीज़न को ही मिले हैं, इसलिए ये इतना ज़रूरी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीज़नशिप को 2 तरीके से डील करता है। सबसे पहले फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं जब भी कमेंसमेंट की बात बोलूँगी तो आप लोग समझ जाना कि मैं बात कर रही हूँ 26 जनवरी 1950 की, यानी कि 26 जनवरी 1950। इसी दिन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लागू होना स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहला है कि फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इंडियन सिटीज़न थे। और जो दूसरा पार्ट है वो आगे के ईयर्स की बात करता है, जैसे कि अगर ये पता करना है कि ईयर 2050 में कौन कौन इंडियन सिटीज़न होंगे और कौन कौन नहीं, तो कैसे डिसाइड होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक्विजिशन, टर्मिनेशन, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो बाकी इशू, ये पार्लियामेंट के एक लॉ बनाएगा और उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो जो पहला पार्ट है कमेंसमेंट वाला, जो 26 जनवरी 1950 से कौन कौन इंडियन सिटीज़न होंगे, ये डिस्कस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में। और जो दूसरा पार्ट था कि पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी, वो लॉ है सिटीज़नशिप एक्ट 1995। अब सिटीज़नशिप की पूरी स्टोरी समझने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 और सिटीज़नशिप एक्ट 1955 दोनों को साथ में पढ़ेंगे हम। तो चलिए देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न उन्हें डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो के पार्ट 2 में हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है, मतलब 5 से लेकर 11 आर्टिकल के जो आर्टिकल हैं, इनमें सिटीजनशिप डिस्कस किया गया है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस ऐसे देखेंगे कि पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये 4 केसेस बनाए गए हैं, और जो भी लोग इन 4 केसेस में फॉल करेंगे, ये माना जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को, मतलब ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही लोग लगे इंडियन सिटीजन्स थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये आर्टिकल
और ये चारों क्लासेस को हम सिंपली समझेंगे आज की वीडियो में। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक आर्टिकल को स्पेसिफिकली समझेंगे ताकि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल मतलब पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। पहला है आर्टिकल 5 जो सिटीज़नशिप बाय डोमिसाइल की बात करता है। आर्टिकल 5 के हिसाब से इंडियन सिटीज़नशिप एक्वायर करने के लिए सिर्फ आपका 2 कंडीशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फुलफ़िल करना होता है। पहला, यू शुड हैव अ डोमिसाइल इन इंडिया, आपके पास इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए। अब ये जो डोमिसाइल वर्ड है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस के थ्रू समझाया है, एक्सप्लेन किया है। ऐसा मान लीजिए कि आप किसी एक जगह पर रह रहे हैं विद इन द इंटेंशन कि आप इस जगह पर परमानेंटली रहेंगे, तो ये जगह आपकी डोमिसाइल हो जाएगी। तो बेसिकली जहाँ पर आपका परमानेंट हाउस हो वो जगह आपका डोमिसाइल हो जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी जॉब पोस्टिंग हो गई है श्रीलंका में 5 साल के लिए, पर ये आपको पता नहीं कि 5 साल के बाद आपको वापस इंडिया आना होगा, तो श्रीलंका आपका डोमिसाइल नहीं होगा। तो डोमिसाइल इन इंडिया तो हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है इन तीनों में से किसी एक कंडीशन का फुलफ़िल होना। तीनों नहीं, सिर्फ एक। तो ये है या तो बॉर्न इन या फिर एनी ऑफ योर पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, या फिर तीसरा 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले यानी कि 1945 से आप इंडिया में रह रहे हों। तो एक कंडीशन और इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो आर्टिकल 5 के अंडर आपको इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट केस भी डिस्कस कर लेते हैं। डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत। इस केस में ये कहा गया था कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक डोमिसाइल होती है। देयर इज़ नो स्टेट डोमिसाइल, देयर इज़ अ जस्ट ऑन द डोमिसाइल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा, अब हम बात आर्टिकल 6 जो उन लोगों की बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए हैं। आर्टिकल 6 उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है जो इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की वजह से क्रिएट की गई थी। चलिए देखते हैं। पार्टीशन से पहले जो पूरी पॉपुलेशन थी वो ब्रिटिश इंडिया के सब्जेक्ट्स थे। पार्टीशन के कारण भी लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ, तो वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए उनकी सिटीज़नशिप डिसाइड करने के लिए आर्टिकल 6 उन सारे लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला, वो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया आ चुके थे, और दूसरा वो लोग जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया आए। अब ये डेट ही क्यों डिसाइड की गई थी? ये डेट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी दिन दोनों देशों में परमिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस परमिट सिस्टम के थ्रू ही दोनों देशों के लोग इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया आ जा सकते थे। तो हर कोई जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया आ चुका है उसे ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सिटीज़न माना जाएगा, अगर ये 2 कंडीशन को फुलफ़िल करे। पहला, या तो वो उसके पास कोई भी पेरेंट्स या फिर उनका कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ हो, और जब से वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए हैं तब से वो इंडिया में ही रह रहे हों। अगर ये 2 कंडीशन फुलफ़िल होगी तो उन्हें इंडियन सिटीज़न माना जाएगा। दूसरा, अब वो लोग जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उन्हें ये कंडीशन फुलफ़िल करनी होगी इंडियन सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए। पहला, या तो वो उनका कोई भी पेरेंट्स या फिर कोई ग्रैंड पेरेंट का बर्थ इंडिया में हुआ हो, साथ ही जब से वो इंडिया माइग्रेट किए हैं तब से एटलीस्ट 6 मंथ के लिए वो इंडिया में रह रहे हों।
इसके बाद इंडियन शिप की रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने किसी ऑफिसर को अपना ये एप्लीकेशन सबमिट किया हो और नेक्स्ट उस ऑफिसर को एक एज अ इंडियन सिटीज़न रजिस्ट्रेशन के लिए लिया हो। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होगी तो 19 जुलाई के बाद जो लोग आए हैं उन्हें इंडियन सिटीज़न मान लिया जाएगा। तो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में बेसिक डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 5 उन लोगों की बात करता है जो इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हैं और उनकी सिटीज़नशिप डिसाइड करता है, पर आर्टिकल 6 उन लोगों की बात करता है जो ब्रिटिश इंडिया के टेरिटरी में रह रहे हैं पर वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 7। इसे समझने से पहले हम एक सेटिंग समझ लेते हैं। बचपन में जैसे पिकनिक जाने से पहले हमको घर पर बहुत सारे लोगों को बनाना पड़ता था, वैसे ही मान लीजिए कि आर्टिकल 5 एक हमारा बड़ा भाई है और आर्टिकल 6 बड़ी बहन है, बड़ी दीदी है, और इन दोनों को आपने मना लिया है पिकनिक के लिए। इनसे परमिशन तो मिल गई पर फाइनल परमिशन तो मम्मी पापा ही देंगे ना। अगर मम्मी पापा मना कर देंगे तो पिकनिक शायद कैंसिल हो सकती है। तो बड़ा भाई और बड़ी दीदी की चलेगी क्या लगता है आपको? नहीं। उसी तरीके से आर्टिकल 7 ओवर राइट्स बोल रहा है कि नहीं, आप नहीं तो आर्टिकल 7 की चलेगी। आर्टिकल 7 विल ओवरसाइड दीज आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 बोल रहे हैं कि आप सिटीज़न हैं, पर आर्टिकल 7 बोल रहा है कि नहीं, आप नहीं हैं, तो आर्टिकल 7 की चलेगी। आर्टिकल 7 विल ओवरराइड्स दीज आर्टिकल्स। अब समझते हैं आर्टिकल 7 की जो उन लोगों की सिटीजनशिप की बात करता है जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर चुके हैं। आर्टिकल 7 उन सारे 2 कैटेगरीज में बांट देता है। पहली कैटेगरी है कि वो लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान जा चुके हैं। आर्टिकल 7 ये कहता है कि जो कैटेगरीज के लोग हैं ये इंडियन सिटीज़न नहीं कहलाएंगे। अगर आर्टिकल 5 और 6 इन्हें परमिशन देता है तो भी ये इस कैटेगरी के लोग इंडियन सिटीजन्स नहीं कहलाएंगे। यही है आर्टिकल 7 का ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट, जो मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था। दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए हैं, पर इस माइग्रेशन के बाद तो वो फिर से पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर चुके हैं। आर्टिकल 7 कहता है कि ये जो लोग हैं, यानी कि सेकंड कैटेगरी के लोग जो पाकिस्तान से वापस इंडिया आ चुके हैं, ये इंडियन सिटीज़न कहलाएंगे अगर ये फॉलोइंग कैटेगरी सेटिस्फाई करते हैं तो। कंडीशन या तो आप या फिर आपका कोई भी पेरेंट्स या कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ हो, इसके बाद इंडिया में जो आप माइग्रेट किए हैं ये परमिट फॉर रीसेटलमेंट के अंदर किया जाना हो, मतलब आप इंडिया में परमिट रीसेटलमेंट किए हैं। इसके बाद माइग्रेशन के बाद एटलीस्ट 6 महीने से आप इंडिया में रह रहे हों और आपने एक ऑफिसर को अपनी इंडियन सिटीज़न की रजिस्ट्रेशन को सिटीज़न रजिस्टर कर लिया हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आर्टिकल 7 के थ्रू आपका इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि हर वो इंसान जो अब्रॉड में रह रहा हो उसे इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाएगी अगर वो ये 2 कंडीशन फुलफ़िल करे। वो क्या कंडीशंस हैं? पहला, अगर आप या फिर उसका कोई भी पेरेंट्स, उसका कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया। और दूसरी कंडीशन ये है कि जिस भी कंट्री में वो करंटली रह रहा हो, कंट्री का डिप्लोमेटिक या फिर कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ने उसे एज अ सिटीज़नशिप इंडिया रजिस्टर्ड किया हो उसी कंट्री में, मतलब जिस कंट्री में वो रह रहा हो उस कंट्री को एज अ सिटीज़न रजिस्टर्ड हो। तो अगर ये 2 कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो आर्टिकल 8 के अंदर उसे सिटीज़नशिप मिल जाएगी। अब इसके बाद हम जो 2 आर्टिकल हैं बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आर्टिकल 9 जो सिंपली ये
कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई भी इंसान वॉलंटरली किसी भी फॉरेन स्टेट की सिटीज़नशिप ले लेता है तो फिर वो इंसान आर्टिकल 5, 6, 8 के अंडर इंडियन सिटीज़नशिप डीम नहीं कर सकता, वो फिर इंडियन सिटीज़नशिप एक्विट नहीं कर सकता। इसके बाद आर्टिकल 10 जो ये बोलता है कि इससे पहले वाले आर्टिकल से, मतलब यानी कि आर्टिकल 5, 6, 7 या 8 के जो आर्टिकल से उन आर्टिकल के थ्रू अपने इंडियन सिटीज़नशिप एक्वायर कर ली तो फिर आपकी इंडियन सिटीज़नशिप कंटिन्यू करेगी, बट दैट राइट विल बी अ सब्जेक्ट टू द लॉ पास्ड बाय अ पार्लियामेंट। मतलब आपका जो इंडियन सिटीज़नशिप का राइट है ये तो कंटिन्यूएशन में रहेगा, पर ये जो राइट होगा ये सब्जेक्ट होगा पार्लियामेंट जो लॉ पास करेगी उस पर। तो आर्टिकल 10 थ्रू पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग पावर ऑफ को इंट्रोड्यूस किया गया है। लास्ट है हमारा आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 11 क्या कहता है? ये पार्लियामेंट को पावर्स देता है कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आफ्टर 26 जनवरी 1950 पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाएंगी कि वो सिटीज़नशिप के मैटर्स पर लॉ बना सके। तो पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 11 के थ्रू 2 तरीके की पावर्स हैं आ जाती हैं। कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद से सिटीज़नशिप के मैटर पर लॉ बना सके, पर इसके साथ ही साथ 5 से लेकर 8 तक के आर्टिकल जिसके अंदर ऑलरेडी लोगों को इंडियन सिटीज़नशिप मिल चुकी है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट और रिवोक कर सके। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो सॉरी फॉर दैट कि मुझे पहले प्रीएम्बल पे बनानी चाहिए थी। थैंक यू।